आज का क्वेश्चन है हिंदी आलोचना समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की योगदान की वर्णन करें। हिंदी में तो रामचंद्र शुक्ल की सभी विषय में अपना योगदान है, लेकिन उसमें आज बात करेंगे हिंदी आलोचना की समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की योगदान के बारे में वर्णन। तो ये सेमेस्टर 6 का हिंदी ऑनर्स और कोर 13 में दूसरा चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल की योगदान की वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा हिंदी आलोचना का क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक युगांतर प्रस्तुत किया है। उनकी शैली में भारत की शास्त्रीय पद्धति के साथ साथ अंग्रेजी की शैली भी मिली हुई थी। उनकी आलोचनात्मक निबंध शास्त्रीयता का कठोर ज्ञान का चमत्कार दिखाते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक और आधुनिक रूप दिया है। उनकी मापदंड साहित्यकतर नहीं है, साथ ही उन्होंने अपने तरीके से रीतिवाद को भी जमकर विरोध किया है। शुक्ल जी की आलोचना का शास्त्रीय आधार सदृश है। वह रसवाद का परंपरागत आधार कहीं छोड़ते नहीं, यद्यपि वह जड़ सूत्रवादी नहीं है, यांत्रिक नहीं है। शास्त्र से सदृश आधार पर शुक्ल जी ने लोक मंगल का लक्ष्य निर्धारित कर आलोचना में युग बोध का समावेश किया है। खास बात यह है कि शुक्ल जी ने हिंदी आलोचनात्मक की परिभाषित महत्व के बहुत सारे शब्द दिए हैं। पहला लोक मंगल उन्हीं का दिया हुआ शब्द है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्य को लोकबंध प्राणी कहते हैं। मनुष्य की निजी सत्ता का ज्ञान लोकबंध है। यह लोक ही है जिसके भीतर कविता या किसी भी कला का प्रयोजन और विकास होता है। शुक्ल जी का मत में इसीलिए सच्चा कवि वही है जिससे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विषमताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति का सामान्य हृदय को देख सके। इस लोक हृदय में हृदय के 3 होने की दशा का नाम 10 दशा है। ज्ञान इंद्रियों से संवित मनुष्य जाति जगत नामक अपार और अगाध रूप समुद्र में छोड़ दी गई है। न जाने कब से वह इसमें बहते चली जा रही है। इसी का रूप समुद्र में छोड़ दी गई है। न जाने कब से वह किसमें बहती चली जा रही है। इसी के रूप तरंगों से ही उनकी कल्पना का निर्माण, उसकी रूप गति से उसके भीतर विरोध भावों का मनोविकार का विद्यमान हुआ है। सुंदर मधुर भीषण या क्रूर रखने वाले रूपों या व्यापारियों से भिन्न सौंदर्य, मधुरे, भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं है। सौंदर्य की भावना जागना सुंदर वस्तुओं या व्यापारियों का मन में आना ही है। शुक्ल जी ने साहित्य का जीवन से संबंध मानते हैं। उनकी दृष्टि में रस की अलौकिक या बाह्य स्वाद सहोदर नहीं है। उनकी कहना है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य लोक जीवन की ठीक धरती पर पांव रोककर आचार्य शुक्ल ने इस सिद्धांत की घोषणा की है कि लोक हृदय में लीन होने की दिशा का नाम रस दशा है। उन्होंने पश्चिम की कलावादियों की विरोध किया, जो कला को कला के लिए मानते थे, और पूरे विश्व से कहा कि काव्य को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। उसे हम जीवन पर मामिक प्रभाव डालने वाली वस्तु मानते हैं। उनकी थयोवाट डंडन ने इस बात की प्रशंसा की है कि
वह काव्य की शक्ति मानता है और निंदा इस बात की के लिए की है कि वह काव्य को शुद्ध कला मानता है। शुक्ल जी की हिंदी में पहली बार रीति ग्रंथों की तीखी आलोचना की और साहित्य पर उनका घातक प्रभाव की चर्चा भी की। उनकी साहित्य की प्रभाव पूरे संसार में, पूरे विश्व में है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार आज तक ना पैदा हुए हैं ना होंगे। इसीलिए उनकी साहित्य सिद्धांत हवा से निर्मित नहीं हुई है। भारत के 4 प्रमुख कवि जैसे कि है वाल्मीकि, कालिदास, भागवती और तुलसीदास का साहित्य उनकी आलोचना का आधार बना है। उसी के आधार पर उन्होंने अपने आदर्श निश्चित किया है। साहित्य में वाल्मीकि और भागवती की स्वीकार्यता को शुक्ल जी की आलोचना में भी जगह मिली है। लोक रक्षा की विधान में करुणा में उन्होंने बीच भाव माना है। हिंदी के रीतिकाल के कभी तो मानो राजाओं की यहाँ राजाओं का काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रहीसी के मुंह में मकर ध्वज का रस झोंकते थे। दूसरी प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज की पचकारी देते थे। पीछे में ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करते थे। शुक्ल जी की ऐसी कविराजों की खबर लेते थे। उनके मत में कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले नित हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वह फूस की झोपड़ी, धूल मिट्टी से सने किसान, बच्चे की मुंह में चारा डालते हुए पक्षियां, दौड़ते हुए कुत्तों की चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य की दर्शन करते हैं। उनकी छाया भी महलों के दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। शुक्ल जी ने साफ कहा है, श्रीमानों का शुभागम पर पंत बनाना, बात बात में उनकी बधाई देना कवि का काम नहीं है। उनका रूप में कर्म, कलाप, जगत और जीवन के बीच में उनसे सुंदर लगता है। उन्हीं के वर्णन में वह स्नातन सुखमय प्रवृत्त होती है। शुक्ल जी की आलोचना साहित्य कलावाद का विकल्प की तलाश है। उनकी लोकमंगल को एक साहित्यिक मूलों का दर्जा प्राप्त हुआ है। साहित्य आलोचन को शुक्ल जी की यह हर तरह से समृद्ध करते हैं। सिद्धांतिक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक सब तरह की आलोचना लिखते हुए शुक्ल जी ने अपनी विचारधारा के साथ उनका एक स्टैंड है। वह कहीं ढीले नहीं पड़े, ढूल मूल नहीं दिखते। सिद्धांतिक आलोचना की हिंदी में आज भी सबसे अच्छी किताब सबसे अच्छी किताब रस मीमांसा है और यह आचार्य शुक्ल की भारतीय काव्य शास्त्र की परंपराओं में प्रतिष्ठा दिलाने वाली किताब है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा की शुक्ल जी को याद किया जाता है तो अकारण नहीं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी साहित्य में अनेक विधाओं और अनेक कुरीतियों के खिलाफ भी गए हैं। व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी की सबसे आकर्षण प्रयोग है जायसी ग्रंथवाली की भूमिका। कहने न होगा कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक यानी कि 1930 आसपास में रचना होने के बावजूद समूचे 20वीं शताब्दी की परिदृष्टि में हिंदी की सबसे अच्छी ऐतिहासिक आलोचना की किताब है। लगभग 1000 वर्ष की हिंदी साहित्य की जिस तरह से शुक्ल जी ने मूल्यांकन किया, कवियों और उनके कृतियों पर जैसी सटीक टिप्पणी
उन्होंने की, उसकी अनुगूंज अगले कोई शताब्दी तक सुनी जाती रहेगी। एक उक्ति पद्धति है समग्र यूरोप दर्शन प्लेटो का पात्र टिप्पणी है। हिंदी में शुल्क जी के बाद लिखी समस्त आलोचना भी शुल्क जी की बात टिप्पणी है। उन्हीं से टकराते गले मिलते हुए उन्हीं की स्थापनाओं की व्याख्या करते हुए फलवर्ती हिंदी आलोचना संभव हुई है। शुल्क जी ने हिंदी आलोचना की एक बड़ी शब्दावली निर्मित की है। मसन मुक्ति, हृदय बंध, हृदय अधि अर्धग्रहण, बिंब ग्रहण, रागात्मक तत्व, नाद सौंदर्य, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था, प्रत्यन पक्ष, उपभोग पक्ष, शीघ्र वैचित्र्य, अंत प्रकृति, लोकमंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान, अल्पित रूप विधान जैसी प्रयोग शुल्क जी के ही आविष्कार है। शुल्क जी ने हिंदी समीक्षा का पूर्ण और वैज्ञानिक रूप देने वाले प्रथम आचार्य हैं और वे कविता के जौहरी हैं। उन्होंने साहित्य चिंतन को जीवन और समाज की चिंता से अभिन्न माना है। मलयज ने लिखा है कि शुल्क जी की कोई रूप है। शुल्क जी की एक रूप यह है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हमें वह जगह रोका दिया। उसमें बैठकर न सिर्फ साहित्य की इतिवृत्ति की बल्कि उसे संभव करने वाली हवा, पानी, मिट्टी का भी जायजा लिया जा सका। अपने दूसरे रूप से शुल्क जी ने छायावाद से लोहा लिया, वह जो हृदय की मधुर भार हल्का करने के लिए स्मृति जीवी कवि बना रहा। एक हुआ जिसमें हिंदी की विचार शक्ति के सांचे में ढालकर समालोचना नए औजार डले और एक और जिसमें पूर्व और पश्चिम में द्वंद्व में अपनी जमीन की विवेक नहीं खोया। और उसकी बात यह है कि अपनी भाव संवेदना के कपाट सदा खुले रखे। पर एक रूप उसमें शुल्क जी की सभी रूप समाहित थे या सभी रूप से निकले हैं। वह उनमें विशिष्ट और विलक्षण के विरुद्ध समग्नीय और सर्वभूत से पक्षधर रूप है। शास्त्रीय खंडन मंडन के तमाम घटाटोप के बावजूद शुल्क जी की व्यक्तित्व में यह मूल्य रूप छपा नहीं सका है। आश्चर्य है कि उसमें इस तेजस्वी रूप पर जब तक विश्वविद्यालय का स्रोत प्रथाओं का गीत ही झड़ता रही, नई लेखकों ने अपनी जनप्रतिनिधित्व की साख कायम रखने का काम पर भी उनका स्मरण नहीं किया। मलज शुल्क जी की समझने के लिए एक सूत्र देने हैं। धरती शुल्क जी के सामान्य मनुष्य का संस्कार है, आकाश उसका धर्म। यह रामचंद्र शुल्क के इतिहास के 51 पाठ में है। 51 पृष्ठ नंबर में शुल्क जी की आलोचना साहित्य में हिंदी साहित्य की प्राचीन परंपराओं और नई को रचनात्मक अंतर्दृष्टि से परखा गया है। उनकी आलोचना विवेक और समृद्धता हिंदी के अन्य किसी आलोचक में विवेक से नहीं है। यह अप्रतिम है और प्रवृत्ति आलोचक के मार्गदर्शक है। ये थी हिंदी समीक्षा। हिंदी की समीक्षा या आलोचना रामचंद्र शुल्क ने किस प्रकार से की है उसके बारे में पूरी जानकारी या टिप्पणी कर सकते हैं।